गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? विश्व की भैंसें हैं उनका भारत में कितना प्रतिशत है? 54%। नंबर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है दोस्तों? दूध भी, मांस भी और ऊन भी। यह प्रजाति है मेवाड़ी प्रजाति। कौन सी है? मेवाड़ी। डी ऑप्शन सही रहेगा। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया या दिया? किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? कौन सा होता है? विटामिन ए होता है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जाफराबादी भैंस कैसी होती है? अधिक दुधारू होती है, अधिक दूध देने वाली होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? इनमें से है आपकी देवनी। दुधारू गाय की प्रजाति है ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में विश्व का जो गाय है उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? ऑप्शन सी 15% दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? हथिनी की दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? कांकरेज के दोस्तों। कांकरेज के सिर उठाकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दुल की चाल के लिए कौन सी है? नागौरी दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 12, अमृत महल प्रजाति के बेलू का शारीरिक भार कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 498 किलोग्राम। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 13, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला नस्ल गाय की कौन सी नस्ल का उपनाम है दोस्तों? साहीवाल का। किसका है? साहीवाल का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? किसकी है? गाय की है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैलेस डेयरी फार्म कहां स्थित है? पैलेस डेयरी फार्म कहां पर है? ये मैसूर के अंदर है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? किस पर देखी जाती है? यह रस बी ऑप्शन, कोक्सीजियल धमनी पर हाथ रखकर नाड़ी गति को देखा जाता है। कोक्सीजियल धमनी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ का बच्चा मेमना दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक एनफ्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? एनफ्यूल जो वैक्सीन है वो कितनी मुर्गियों के लिए होती है? 5 मुर्गियों के लिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? अधिक वसा वाली भैंस क्या नाम है? भदावरी दोस्तों। भदावरी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? पशुधन से प्राप्त आय 18% है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? 2:1। कितना है? 2:1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कौन सी नस्ल? लाल सिंधी नस्ल। लाल सिंधी नस्ल पाई जाती है। क्वेश्चन 23, गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान काठियावाड़। कौन सी है? काठियावाड़ जगह दोस्तों। क्वेश्चन 24, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? किसका होता है? साहीवाल का दोस्तों। साहीवाल का। क्वेश्चन नंबर 25, मादा साहीवाल का भार कितना होता है? मादा साहीवाल का जो भार है
वो होता है 408 किलोग्राम। एवरेज है, कम ज्यादा भी हो सकता है, एवरेज 408 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%। कितनी होती है? 4.5%। क्वेश्चन 27, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? फार्मेल्डिहाइड से, फार्मेल्डिहाइड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृत्यु दर बढ़ती है दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बुंडिंग कहलाता है, बुंडिंग, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, चूजे ब्रडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? कितने ताप पर? कम ताप पर दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? लीटर कितनी बार बदलते हैं एक वर्ष के अंदर? बताइए दोस्तों। 2 बार, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 33, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग ऊर्जा देने के लिए, किसके लिए? ऊर्जा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? कितना देते हैं? 0.10 सीसी, 0.10 सीसी ग्राम। आगे चलिए, 2 माह की उम्र तक चूजू की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? कितना चाहिए? 2.5 इंच, 2.5 इंच स्थान चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम बोस बुबेलिस। क्या नाम है? बोस बुबेलिस। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त है? कृषि के लिए है हरियाणवी नस्ल के बछड़े उपयुक्त दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, किस गाय का चेहरा लंबा व संकरा होता है? किसका होता है? हरियाणवी गाय का जो चेहरा है वो लंबा व संकरा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? लंबे और लटके हुए गाय, अमृत महल जो नस्ल है गाय की, उसके लंबे व लटके हुए सींग होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? मस्तक अंडाकार होता है डोगी गाय का। किसका होता है? डोगी गाय का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? जर्सी गाय है, इसका रंग, जर्सी का रंग होता है हल्का पीला, पीला होता है लेकिन हल्का पीला होता है दोस्तों, हल्का पीला रंग होता है जर्सी गाय का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? गलकंबल किस नस्ल की भैंस में? जाफराबादी के अंदर। किसमें? जाफराबादी के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? भैंसों की सबसे छोटी नस्ल होती है बदावरी। कौन सी होती है? बदावरी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? जमुनापारी जो बकरी है उसके कान कैसे होते हैं? लंबे एवं लटकते हुए, लंबे व लटकते हुए कान होते हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल, बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल होती है बर्बरी नस्ल। बर्बरी जो बकरी होती है, बकरी की नस्ल है बर्बरी, ये बांधकर खिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? जबड़े पर और छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? सूरती नस्ल की जो भैंसें हैं उनके अंदर, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, मुर्रा जो भैंस है उसका रंग कैसा होता है? मुर्रा भैंस की नस्ल है, उसका रंग कैसा होता है? मुर्रा भैंस का रंग है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा रंग होता है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे व बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? छोटे हुए बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए किस भैंस की जो नस्ल है उसके सींग होते हैं दोस्तों? तो यह है आपकी मुर्रा भैंस।
सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छी बेस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी बेस की त्वचा ये रहा, चिकनी, मुलायम व लचीली होनी चाहिए। चिकनी, मुलायम व लचीली होनी चाहिए दोस्तों। की छूट दी गई, यानी कि साथियों फिर वो 95 रुपए में दिया गया, यानी कि 95% में दिया गया, और ये 2 छूटे देने के बाद वो वस्तु साथियों 3420 रुपए में बेची जाती है, यानी कि बराबर 3420 आ जाएगा। अब अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है ना, और अंकित मूल्य आपका x है, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करो और x का मान निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों x बराबर क्या आ जाएगी, ये 3420 है, 3420 ऐसा ही हो जाएगा। अगर बात करते साथियों ये 10 है और ये साथियों 20 है, तो यहां पर कुल मिला के 200 आपका आ जाएगा। और नीचे साथियों क्या आ जाएगा, नीचे आपका 19 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा साथियों 9 आ जाएगा। इतनी सी बात है साथियों। चलिए अब अगर बात करें ना साथियों, देखिए 3 से कट कर लेना, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 इसको कट कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12, और ये 0 हो जाएगा। फिर से एक बार कोशिश कीजिए 3 से कट करने की, तो 3 3 आपका क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगी, आ जाएगा। तो अब अगर बात करें साथियों क्या आपके सामने देखिए 19 एकम 19, 19 दूना आपका 38 हो जाएगा, यानी कि 20 की गुणा 200 से करना है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4000 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचा जाता है, बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। कभी भी साथियों ऐसा कहे कि हमने किसी वस्तु को 200 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि का मतलब साथियों ये हुआ कि उसको 90% में आपने बेचा, और कितने रुपए में बेचा, 200 रुपए में बेचा। कहा जाए 200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी कि 90% बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालना होगी। कैसे निकालेंगे, 200 गुणा में 100 लगा देंगे और बटे में 90 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वो मूल्य हमें मिल जाएगा जिस पर बेचने पर ना हमें प्रॉफिट हो ना हमें लाभ हो। अब अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, तो 15% की हानि होती है, यानी कि उस वस्तु को 85% में बेचा जाता है, और प्रश्न में दिया गया उसको 170 में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें उसका क्रय मूल्य एक तरीके से क्या होगा, तो 100% का निकालने के लिए 170 इंटू 100 बटे में साथियों 85 आ जाएगा। ठीक है ना, 85 आ जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 की 100 से गुणा करेंगे साथियों क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 200 होगा, यानी कि क्रय मूल्य साथियों क्या होगा, 200 होगा। अब उसके बाद की लाइन पढ़िए कि यदि वह 206 रुपए 0.40 में बेची जाती है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। देखिए 200 में खरीदी गई, और 6 और कितने में साथियों एक्स्ट्रा में 6, इतने रुपए का तो लाभ हुआ, 6 रुपए 40 पैसे का लाभ हुआ एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे साथियों, गुणा 100 लगाएंगे, और गुणा 100 लगाएंगे भाग देंगे क्रय मूल्य से नीचे जो आपका 200 है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, पॉइंट गायब करेंगे, नीचे साथियों 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इससे ये आपका कट जाएगा, अब ऊपर आपका आ जाएगा 640, नीचे आपका साथियों आ जाएगा 200, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहां पर अगर बात करेंगे 2 से कट करेंगे 32 आ जाएगी, यहां पर आपका 10 आ जाएगा, इस जीरो को हटाएंगे और यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 3.2% का प्रॉफिट होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन हैं। मान लेते हैं साथियों एक तरीके से घन है ये, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। मान लीजिए कहा गया है साथियों, क्या कहा गया है कि इनकी भुजाओं के बारे में साथियों बताया गया है कि अगर मान लीजिए इसकी 6 भुजा है, इसकी 8 भुजा है, इसकी 10 भुजा है, तो ये 3 ठोस धात्विक घनों को अगर इन तीनों को कुल मिला के पिघलाया जाता है, ये कहा गया है कि अगर पिघलाया जाता है तो उसके बाद एक नया ठोस, मतलब इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन मान लीजिए बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा की माप साथियों कितनी होगी। देखिए अगर बात करें इन तीनों का, अगर इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है तो इसका आयतन क्या, इसका आयतन और इसका आयतन साथियों बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब साथियों बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल के जवाब की तरफ, क्या होगा देखिए। मान लेते हैं साथियों पहले वाले का जो घन है ना उसकी भुजा कितनी है, 6 है, तो मान लेते हैं a बराबर 6 है। दूसरे वाले की कितनी है साथियों, मान लेते हैं a2 बराबर साथियों 8 है, और a3 की अगर बात करें तो कितनी है साथियों 10 है। अब यहां पर एक बड़ा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है साथियों, उसको मान लेते हैं जो इन तीनों को बनाकर बनाया जाता है ना, उसको मान लेते हैं साथियों इतना है। तो उसकी इसकी घन की भुजा, मतलब इसकी भुजा ही आपको एक तरीके से चाहिए है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें इस a वाले की भुजा हमको चाहिए है, अगर बात करें इसका आयतन, इसका
इसका आयतन और मैंने कहा था कि इनका आयतन बराबर है, तो इनके आयतन की बात करें, इनका आयतन प्लस ये वाले का आयतन, ये 2 है, ये 1 है, और प्लस अगर बात करें इसका आयतन, ये आपका 3 हो जाएगा, बराबर है ये मतलब, ठीक है ना। अगर बात करें अभी हमें a की वैल्यू चाहिए है, वो हम पता कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। a की बात करें, a कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों, 216 हो जाएगा। a क्यूब कितना है, यानी कि 8 का क्यूब साथियों कितना हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, 512 हो जाएगा। और a 3 कितना है, 10 है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों, 1000 हो जाएगा। तो इनको अगर साथियों जोड़ेंगे तो 1512 कितना हो जाएगा, 1512 हो जाएगा। और 216 अगर साथियों उसमें जोड़ते हैं तो ये 8, ये 2, ये 7, ये 1 आ जाएगा, यानी कि a क्यूब कितना आएगा साथियों, 1728 आएगा। और अगर बात करें a क्यूब 1728 का मतलब है कि ये किसी संख्या का घन होगा, तो ये 12 का साथियों घन होता है। किसका घन होता है, 12 का घन होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 12 आ जाएगा। तो 12 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 75 भाग 30 ऑफ 5/7, यहां पर साथियों कुछ मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या यहां पर मिसिंग। देखिए 75 जैसे लिखा, 75 भाग यहां पर 30 ही आएगा, 75 भाग 30 और -3 बटे यहां पर 4 है, और उसके बाद ऑफ है, फिर ये सब है। अब अगर साथियों सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 और 1 साथियों कितना हो जाएगा, 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, इनके 10/3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस लिख दिया, 3 एकम 3, 3 और 2 साथियों 5 बटे यहां पर 3 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं नीचे, नीचे तो सेम है 3, तो एक बार उतार लेंगे, ऊपर साथियों 10 - 5 आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, यानी कि पूरा इसको कैलकुलेट करके साथियों, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, 5/3 आएगा। माइनस लगा लिया। अब अगर बात करें इसको सॉल्व करा लेते हैं ना, ठीक है, तो 5/7 लिखा है, तो 5/7 हमने 7 लिख लिया। इस भाग का निशान हम इसको गुणा में बदल लेंगे, लेकिन गुणा में बदलने के बाद एक शर्त होती है कि इसकी उल्टा पलटी होगी। जैसे 9/14 लिखा है ना, तो 14/7 यहां पर 9 हो जाएगा, और -5/3 ये है। अब देखिए साथियों 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और यहां पर नीचे आपका 9 आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। अब इसको साथियों आप देख लीजिए, कितना कितना आपके पास आ गया, 10/9 आ गया, -5/3 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर क्या था, यहां पर 3/4 था, और फिर ये क्या था साथियों, फिर आपका अगर बात करें ये आपका 75 था, उसके बाद साथियों भाग 30 था, उसके बाद -3/4 था, उसके बाद यहां पर ऑफ था। अब यहां पर चूंकि साथियों ऑफ है, तो यहां पर इसका मतलब गुणा आ जाएगा, यानी कि 10/9 से पहले गुणा आ जाएगा, और ये 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 साथियों लिख जाएगा। ये क्या है, ये 75/30 है ना, मतलब 75 भाग 30, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएंगे, यानी कि इसकी जगह 5/2 आ जाएगा, गुणा में 5/2 आ गया। तो अब आपके पास साथियों कितना रहा, इतना रहा जितना आपके सामने। अच्छा यहां पर माइनस आएगा, यहां पर मैंने गुणा का निशान क्यों लगा दिया, यहां पर तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी माइनस है। चलिए अब अगर साथियों बात करते हैं, अब किसको सॉल्व कराना है, अब इसको सॉल्व करा लीजिए। 2 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर साथियों 10 आ जाएगा। तो अब आपके सामने जो आया है 5/2 माइनस 5 तिया आपका 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, और यह क्या हो जाएगी, आपका 18 हो जाएगा, -5/3 यहां पर साथियों आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर बात करें साथियों, इसको कैलकुलेट करा ले, इस पूरे को कैलकुलेट करा ले, 5/2 आपके पास आ गया है। अच्छा इसको और ये कट रहा है, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब आपके पास साथियों क्या आया, अब आपके पास आया है 5/2 -5/6 -5/3 आपके पास आ गया है। देखिए अब अगर बात करें इसको और इसको कैलकुलेट करा लेते, 6 यहां पर है ना, इसको भी 6 बना लो, आसान रहेगा। इसको 6 बनाओगे तो साथियों 3 से गुणा कराओगे, और इसकी भी 3 से गुणा कराओगे, तो कहा जा सकता है ऊपर साथियों कितना हो जाएगा, ऊपर 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नीचे तो 6 हो जाएगा साथ ही, ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे भी 6 तो एक बार 6 आ जाएगा, और ऊपर 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहां पर कितना था, 5/3 था। इसको भी साथ में ऐसा करो 6 बना लो, तो 2 से इसकी गुणा कराओगे तो ये 6 बन जाएगा, 2 से इसकी गुणा कराओगे तो ये 10 बन जाएगा। नीचे भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6 हो जाएगा, और 10 में से 10 जाएगा तो साथियों 0 बचेगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा, 0/6 जाएगा। और जब ऐसा होता है कि 0 के बटे में कोई नंबर होता है, तो वहां पर आंसर आपका 0 ही होता है। तो 0 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है। इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद इसको 267.30 रुपए में बेचा जाता है। X का मान आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अंकित मूल्य साथियों कितना है, अंकित मूल्य है 450। इस 450 पर यानी कि इस अंकित मूल्य पर साथियों पहले जब 10% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 90% पे बेचा जाता है, क्या कह सकते हैं, 90/100 हो जाएगा। ठीक है। X% की बात आई, देखिए कभी भी मान लीजिए जैसे 10% यहां पर है, तो हमने उसको कितना लिखा, एक तरीके से 100 - 10 ऐसे करके तो लिखा, तभी तो साथियों 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, यानी कि 90 में से 100 होगा। 20 होता तो हम क्या लिखते साथियों, यहां पर 100 - 20 लिखते, 20 लिखते, लेकिन ये
संख्या हमें पता है तो हमने यहाँ पर घटा दिया, लेकिन अगर ये संख्या साथियों हमें पता ना होती तो हम क्या करते, तो हम 100 माइनस एक्स कर देते। अब जैसे कि ये यहाँ पर x प्रतिशत है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, 100 माइनस एक्स बटे 100 करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और साथियों छूट दी जाती है 20% की, यानी कि तो कितना हो जाता है, 80 बटे 100 हो जाता है। तो अब इन छूटों को देने के बाद वो जो वस्तु बेची जाती है वो साथियों कितने रुपए में बेची जाती है, 267.30 रुपए में बेची जाती है। तो 267.30 रुपए में बेची जाती है। एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो एक्स है ना, एक्स, इसका मान साथियों आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की उसको छूट दी गई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए x का मान आपको इस पूरे को कैलकुलेट कराना है और x का मान आपको निकालना है। इसकी अगर बात करें तो 20 चौक आपका 80 हो जाएगा, 20 पंजे आपका साथियों 100 हो जाएगा। इसकी अगर कट करें, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से साथियों ये जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें, देखिए नीचे आपका 100 है, ठीक है, और नीचे आपका 5 है। अगर इस 5 को भी कट कर दे और 5 नीम 45 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 100 माइनस एक्स है ना, 100 माइनस एक्स यहां पर हमने लिख लिया। 100 माइनस एक्स बराबर ये क्या लिखा है, 267, ये भी साथियों हमने लिख लिया, 0.30 भी लिख लिया। अब नीचे कौन कौन सी संख्या है, नीचे साथियों सिर्फ 100 है तो ये 100 लगेगा इसमें नीचे। और अगर बात करें जो ऊपर वाला होगा ना वो भाग में आ जाएगा इसके, तो ऊपर क्या क्या है, 9 है और ये 90 है, यानी कि 9 90 है तो ये आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, और साथियों कितना है, और आपका 4 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे साथियों, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे एक लगा के। अब इन 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार साथियों इसको और कट कर लीजिए। देखिए क्या ये साथियों 4 से कट हो रहा है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। 4 से तो नहीं कट हो रहा है, ठीक है, ये 3 से कट हो जाएगा। देख लीजिए 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, 3 एकम क्यों, 3 सत्ती 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों, 2 बचेगा, 3 नीम आपका 27, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 बचेगा, 3 नीम 27 और 3 एकम 3 और 0 लग जाएगा। ये कटेगा साथियों 3 से, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इस 0 से साथियों ये 0 कट जाएगा। और अगर बात करें 3 नीम आपका कितना आ जाएगा, 3 नीम 27 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे तो यहां पर लिख लीजिए 3 दूना आपका 6 होगा, 3 नीम 27 होगा, 3 सत्ते 21 होगा और 0 नहीं होगा। ठीक है, और अब नीचे साथियों क्या बचा है, 9 बचा है और 4 बचा है। अब 3 से एक बार और देख लीजिए साथियों, कट हो रहा है, 3 से नहीं कट हो रहा है, देखिए हाँ कट हो जाएगा। या ऐसा करो 9 से ही कट हो जाएगा, 9 कम 9 9 3 27 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 3 27 और 0 का 0 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब ये भी कट हो गया। अब इसको साथियों 4 से कट करा लो, यानी कि 330 को साथियों 4 से कट करा लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बिल्कुल 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक जाएगा ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बिल्कुल एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा साथियों, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 82.2 यहाँ पर आ रहा है। चलिए अच्छा यहाँ पर एक बात है, देखिए 4 अट्ठे 32 होगा ना, 4 अट्ठे 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 अट्ठे 32 में से साथियों जब एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो इतना कुल मिला के यहाँ पर आता है। अब देखिए अब यहाँ पर कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए साथियों। x का मान वैसे कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, x का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, 100 माइनस एक्स यहाँ पर साथियों हमने लिखा था, बिल्कुल लिखा था 100 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या है साथियों, 82.5 आई है। तो जब 82.100 में से 82.5 घटाओगे तो 17.5% बचेगा, यानी कि साथियों यहां पर जो बट्टा आपका लग रहा था वो 17.5% का लग रहा था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि है, कोई राशि है, वो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है साथियों, 8,640 हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, देखिए 2 वर्षों में तो साथियों इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में 9,720 हो जाती है। धनराशि में धनराशि और वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि आपसे धनराशि भी पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना होगा, और पूछी जा रही है साथियों आर, यानी कि पूछा जा रहा है कि दर कितना होगा। तो ये दो चीजें आपको यहां पर बताना है। कौन कौन सी, एक तो धनराशि की अगर बात करें, धनराशि मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेट करके, एक सेकंड, तो मैं आपको धनराशि बता दूंगा साथियों और मैं आपको दर बता दूंगा। चलिए यहां पर दर हो गई और धनराशि हो गई। अब यहां पर बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा, देखिए यहां पर कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8640 हो जाती है और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9720 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकलेगा, इन दोनों को अगर साथियों माइनस कराओगे तो मैं कह सकता हूं 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। और अगर बात करें साथियों ये 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहां पर साथियों 0 आ जाएगा और यहां पर 10 आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 1080 प्राप्त होता है।
ठीक है। अब यहां पर साथियों देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो इसकी जरा 2 से गुणा कराओ। मैं ये देखना चाहता हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना आखिर। तो 2 वर्ष की अगर इससे गुणा करा लेंगे तो ये साथियों 2160 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है। मतलब ये जो संख्या है ना, इसमें मूलधन तो है, इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी ऐड है क्योंकि लिखा हुआ है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है। तो हम जब इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे तो ये मूलधन ही तो निकल आएगी, यानी कि पहले प्रश्न का हमें जवाब मिल जाएगा। तो 8640 में से साथियों 2160 घटाएंगे जो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें हमें यहां पर मिल जाएगा साथियों कितना, हमें यहां पर मिल जाएगी धनराशि मिल जाएगी कुल मिला के। तो 6480 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, 6480 रुपए, एक तो 6480 रुपए ये लिखा हुआ है, एक साथियों ये लिखा हुआ है। या तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा या आपका डी राइट आंसर होगा। लेकिन अब हम साथियों निकाल लेते हैं क्या, अब हम साथियों एक बार दर भी निकाल लेते हैं। 6480 रुपए आपका मूलधन हो गया। अच्छा, दर निकालने की अगर बात करते हैं तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। ठीक है, इसमें हम बैठा देते हैं। अब अगर साधारण ब्याज की यहां पर अगर बात करते हैं तो 1 वर्ष का साथियों साधारण ब्याज कितना निकला था, या 2 वर्ष का लिख लेते हैं, 2160 निकला था। 2160 हो गया गुणा 100 हो गया, और मूलधन कितना है 6480 है। ठीक है, 6480 हो गया, और कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब इसको अगर कट करने पर आए साथियों तो ये कैसे कट होगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसको अगर कट करेंगे 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना कट हो गया। अब अगर बात करें इसको यहां पर लिख लीजिए 10800, और यहां पर कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा। इतना अब साथियों बचा है कुल मिला के, और कुछ नहीं है। चलिए 2 ही से कट कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 4 आ जाएगा, 00 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपका 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 ये आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 आ जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों 2 एकम 2, 2 3 6 आपका आ जाएगा, 2 पंजे 10, 1350 आ जाएगा। 3 से अगर कट करें ना तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अगर इसको कट करेंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 दूना 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 चला जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 पंजे की अगर बात करें, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 9 कम 9, 9 दो 18, 9 3 27 हो जाएगा। तो कुल मिला के 50/3 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आर कितनी निकल रही है साथियों, आपकी 50/3 निकल रही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो साथियों 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आर भी साथियों निकल गई। आर कितनी आती है साथियों, 16 सही 2/3 आती है। तो 16 सही 2/3 कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और मूलधन तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए ए और बी की आय का अनुपात कितना है, उनकी आय, अगर ए की आय साथियों 4 है तो बी की आय कितनी है, 5 है, ऐसा कह रहा है। और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 2:3 है। मतलब अगर कमाते 4 है तो खर्च 2 करते हैं, कमाते 5 है तो खर्च 3 करते हैं। यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपए और 6000 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि इतने इतने रुपए बचाते भी हैं, तो ए की आय आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4x का मान एक तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। मान लेते हैं ए की आय साथियों 4x हो जाएगी और बी की आय कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। उसमें यह भी दिया है साथियों कि ए जो बचत करता है वो 7200 रुपए की बचत करता है। ठीक है, 7200 रुपए की बचत करता है। अब इंसान मान लीजिए साथियों, अब उसकी आय कितनी है, उसकी आय साथियों 4x है। अब इस 4x में से साथियों अगर वो कितना बचाएगा, 7200 रुपए बचाएगा, तो आगे क्या आएगा साथियों, आगे क्या आएगा, 7200 में यहां पर लिख देता हूं। अब एक व्यक्ति अपनी आय में से साथियों अपना क्या निकालेगा, अपनी बचत अगर वो निकालता है तो उसके सामने क्या आएगा, उसके सामने एक तरीके से व्यय आएगा, यानी कि उसने कितना खर्चा किया। आपकी आय मान लीजिए साथियों 10 है, आपने उसमें से 2 रुपए बचत किए, तो ये क्या निकलेगा, ये साथियों खर्च ही तो निकलेगा, यानी कि 8 रुपए आपने खर्च कर लिए। अब उसी प्रकार अगर बात करते हैं, देखिए और यहां पर जो व्यय है ना, व्यय का भी अनुपात दे रखा है। व्यय का अनुपात कितना है कि ए का 2 है और बी का कितना 3 है। तो यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए इसकी ए की आय में से साथियों उसकी बचत को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है साथियों, उसका व्यय का अनुपात आ जाता है जो कि 2 है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर बात करें साथियों बी की आय कितनी है, 5x है। इसमें से ये बचत कितनी करता है, 6000 रुपए की बचत करता है। तो साथियों इसका भी अनुपात आ जाएगा व्यय का, तो 3 है। तो ये अब इसको साथियों आपको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं आपको करना है। 4 3 आपका साथियों 12x हो जाएगा, 12x हो गया। 72 की 3 से साथियों कराओगे 216 आ जाएगा, 216 00 लग जाएगा, बराबर 5 दूना 10x आ जाएगा, और 6 दूना साथियों 12 आ जाएगा यहां पर। चलिए
तो ये आपका 12,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12x है और ये 10x है, उधर है बराबर के, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x बचेगा। अब 2x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका 216 में से, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 216 में से कितना घट जाएगा साथियों, 12,000 घट जाएगा। ठीक है ना, तो 216 में से जरा 120 साथियों घटा लो, 216 में से 120 घटाओगे क्या बचेगा, 6, और यहाँ पर साथियों 9 बचेगा, 96 बचेगा कुल मिला के। ठीक है, यानी कि 9600 बचेगा। तो अब आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 2x बराबर कितना है, 2x बराबर 9600 है। तो x बराबर कितना होगा, दो की भाग कर दो, पता चल जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 4800 हो जाएगा। यानी कि x का मान साथियों कितना आ गया साथियों, 4800 आ गया। अब देखिए, अब a की आय कितनी थी साथियों, 4x थी। ठीक है ना, तो x बराबर 4800 है, तो 4x की वैल्यू क्या होगी साथियों, 4800 की 4 से गुणा करा लो, 4 अट्ठे 32, 2 जीरो लगा दो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 साथियों 19 हो जाएगा। तो 19,200 साथियों ये a की आय निकल आएगी। b की भी आय निकाल लेंगे, x की वैल्यू 4800 है और b है, b की आय कितनी है, 5x है, तो 5 की गुणा 4800 से करा लो, b की आय निकल जाएगी। तो इस टाइप से साथियों आपको समझना है। चलिए, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है साथियों, क्या लिखा है बहुत ध्यान से देखना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा कि सीमा रीमा से 8 वर्ष, यानी कि कुल मिला के साथियों 2 लड़कियां हैं, एक है सीमा, क्या एक है सीमा साथियों और एक कौन है, एक है रीमा। चलिए, सीमा और रीमा 2 लड़कियां हैं। रीमा यानी कि सीमा जो है वो रीमा से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो अगर साथियों हम मान लेते हैं रीमा की उम्र कितनी, रीमा की उम्र अगर x है तो सीमा की उम्र कितनी हो जाएगी साथियों, x-8 हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि सीमा जो है ना, सीमा ये 8 वर्ष छोटी है, तो जब इसमें से इसकी आयु में से 8 को माइनस करेंगे तभी तो आएगी। तो कुल मिला के अब आपको सीमा की भी आयु पता चल गई, रीमा की भी आयु पता चल गई। उसके बाद कहा गया है कि अगर 4 वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, इसमें से भी 4 माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2 था। तो हम लिख लेते हैं साथियों, यहां पर देखिए x-8 ये तो आपका हो जाएगा वर्तमान आयु, 4 वर्ष पहले की बात की है तो 4 माइनस कर देंगे, इसमें से भी साथियों 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इन 4 वर्ष पहले की अगर बात करें, उनका अनुपात कितना था, 1:2 था, यानी कि अगर सीमा 1 साल की थी तो रीमा 2 साल की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों यहां पर, अब साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, ये 8 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो 8 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस ही आएगा। उसके बाद x-4 है तो x-4 ही हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 2 की x से गुणा होगी साथियों तो 2x हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर बात करें x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 2x लिखा हुआ है, ये उधर वाला x इधर आएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा, यानी कि x ही बचेगा सिर्फ। और जब साथियों यहां पर x बचेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां पर 24 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा साथियों, वो 20 आएगा, यानी कि x बराबर 20 अब आपको मान मालूम पड़ गया। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, 2 अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। देखिए, सीमा की उम्र वर्तमान समय की पहले निकालिए, तो x-8 और x की वैल्यू है 20, यानी कि 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 तो अभी वर्तमान समय की आयु है, 6 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है ना, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा। तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 18 के साथ ही जाएगा। अगर आपसे यह पूछता रीमा की वर्तमान आयु कितनी है तो 20 है, 6 वर्ष बाद की पूछता तो 26 वर्ष आप बता देते। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। चलिए, तो 6 + 3 लिखा हुआ है, 6 + 3 ऑफ 7, यहां पर साथियों 7 - 5 है, ब्रैकेट बंद है, भाग लिखा हुआ है, 2 ऑफ 11 लिखा है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 6 + 3 लिखा है तो 6 + 3 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब साथियों गुणा होता है तो 7 - 5 आ जाएगा। अब यहां पर इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, और भाग हो तब भी नहीं, सबसे पहले इसको साथियों सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया, भाग का निशान आ गया साथियों, बिल्कुल भाग का निशान आ गया। और यहां पर अगर बात करें 2 × 11 है ना, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 प्लस यहां पर साथियों 3 × 7 21 हो जाएगा, और माइनस यहां पर 5 हो जाएगा, तो 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में से साथियों 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब 22 भाग 22 है, तो जब 22 की भाग करोगे साथियों 22 से तो कितना बचेगा, एकम 1 एकम 1, तो 1 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करती हैं, तो सोनी मान लीजिए एस हो गई और गीता क्या हो गई, गीता जी हो गई। तो सोनी और गीता मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती हैं, और सोनी अकेले क्या, सोनी अकेले साथियों उस काम को 12 दिन में 12 घंटे में करती है। गीता अकेले अगर उस कार को करे, गीता अकेले अगर उस कार को करे तो कितने घंटे में समाप्त करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसके बाद सेकंड स्टेप आपको करना होता है, यहां पर एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि 8 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए, और कितनी बार में आएगा, 8 × 3 = 24 तो 3 यहां लिख लोगे, 12 दूना 24 तो यहां लिख लोगे।
तो अब आपको कुल मिला के ये पता चल गया कि एस और जी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1 घंटे में 3 काम करते हैं। आपको ये पता चल गया कि एस 1 घंटे में कितना काम करता है साथियों, 2 काम करता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए एस अगर 1 घंटे में, यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 काम करता है, तो जाहिर सी बात है जी 1 घंटे में 1 काम करेगा, क्योंकि ये जब दोनों मिलकर ही तो 3 काम कर रहे हैं ना। थी, याद होगा आपको 1889 में। ओके, मोराई जी यानी गोरम जी की चोटी है जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर। मध्य अरावली ये अजमेर में आती थी, तो वर्तमान में अजमेर में है कि किसी दूसरे जिले में है। गोरम जी की जो चोटी है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये अभी ब्यावर में होगी। अजमेर में थी, अभी कहां पर, ब्यावर में। प्रसिद्ध नीमराना और बानसूर स्थान किस जिले से है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नीमराना की घटना हुई थी, बानसूर की घटना हुई थी, ये दोनों स्थान अलवर में आते थे। अभी ये दोनों ही जगह जो है कहां पर आएगी भाई, कोटपुतली इसका आंसर होगा। सुंगनी नसवार की कहां की प्रसिद्ध है? सुंगनी नसवार है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है, एक सही है। नारायण सागर बांध किस जिले का सबसे बड़ा बांध है? अजमेर का सबसे बड़ा बांध था, अभी ये ब्यावर में आ गया है पूरा, तो ब्यावर में हो जाएगा, एक सही है। छापरवाड़ा बांध है वो राजस्थान में कहां पर है? अभी छापरवाड़ा बांध बना है दूदू में, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। देश का प्रथम ई सेवा केंद्र किस जिले में है? पहला ई सेवा केंद्र दूदू में, बी आपका सही है। सर्वाधिक प्रकोटो वाला शहर कौन सा है? राज्य नहीं कहेंगे, शहर या जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रकोटो वाला है ब्यावर है। बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला, ये ब्यावर का प्रसिद्ध है, क्वेश्चन भी हो गया। होली के अगले दिन बादशाह का मेला बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में आंसर होगा गलती से, लेकिन आपको तो याद रख लीजिए, रख लेंगे ना, नाराज होने वाली तो बात नहीं है, लेकिन आप मुझे पता है नाराज नहीं होंगे। तो बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला कहां पर बढ़ेगा? ब्यावर में। चलिए, बजरंग पशु मेला बढ़ता है सिणदरी में, और ये सिणदरी वर्तमान में कहां पर आता है? सिणदरी तहसील आपको याद है कहां पर? ये बालोतरा में, ठीक है, कहां पर है? बालोतरा में आएगा, तो बजरंग पशु मेला राइट आंसर बी है। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है, राजस्थान के किस जिले में? मलिनाथ पशु मेला जहां पर थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय होता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, बाड़मेर में था, लूनी नदी के किनारे पर, अभी कहां पर? बालोतरा में है, राइट आंसर बी है। रूपायन संस्थान है बोरुंदा में, जोधपुर में थी, हम जानते हैं कोमल कोठारी जी और विजयदान देथा जी, जिनको हम बीजी के नाम से जानते हैं, उनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी जोधपुर में ना होकर जोधपुर ग्रामीण इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी है। बांकीदास जी का जन्म स्थान है बांडियावास गांव में। अब बांकीदास जी को कहते हैं मारवाड़ का बीरबल, तो आंसर क्या होगा? मारवाड़ का बीरबल किन्हें कहते हैं? बांकीदास जी। जन्म कौन से गांव में? बांडियावास में। और एक गांव जो अभी आता है वो कहां पर आएगा अभी? एक गांव अभी बालोतरा में है, बी सही है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बालोतरा में कहा कि बालोतरा की प्रसिद्ध अभी। अजरक प्रिंट जिसे बाड़मेरी प्रिंट भी कहते थे, बाड़मेर में आती थी, दोनों तरह छपाई होती है, ज्यामिति आकृति में आप जानते हैं। मलिर प्रिंट, और दोनों ही अभी कहां पर होगी? बालोतरा की होगी। मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासत की संगम स्थली जहां पर तीनों मिलते हैं, कुचवाना डीडामन, एक सही है। कुचामन, सॉरी मैंने गलत बोलते। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? डीडवाना, खारे पानी की जो झील है वहीं पर है, तो डीडवाना में, एक सही है। रूपादे का मंदिर है पालिया गांव में, और गैनेश्वर महादेव जी का मंदिर है डंडाली गांव में। ये दोनों कहां पर आते हैं? पालिया गांव, डंडाली गांव कहां पर हैं? ये रूपादे जी का मंदिर कहां पर है? गैनेश्वर महादेव जी का मंदिर कहां पर है? दोनों का आंसर क्या होगा अभी? दोनों ही बालोतरा में है। अच्छा, पुष्कर के बाद में राजस्थान का दूसरा सबसे प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर है आसोतरा में है। आसोतरा कहां पर है? एक तो आप जानते हैं उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर विद्युत रूप से वर्मा जी की पूजा होती है, वो पुष्कर में है। और उसके बाद में दूसरा आसोतरा में बना हुआ है, बाड़मेर में था, अभी ये बालोतरा में हो जाएगा। अभी कहां पर है? बालोतरा में। खेताराम जी ने जिसका निर्माण करवाया था, ब्रह्मा जी और माता जी, सावित्री माता दोनों की साथ में पूजा कहां पर होती है? आसोतरा में होती है। पीथमपुरी की झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, ये राजस्थान के किस जिले में है भी? ये नीम के थाने में है, याद रखना है। चलिए, बानसूर का किला कहां पर है? तो अभी पढ़ रहा था मैंने, बानसूर नीमराना कहां पर है? कोटपुतली में है, तो बानसूर का किला भी कोटपुतली बहरोड में हो जाएगा, एक सही है। जिलानी माता का मंदिर है वो राजस्थान के कौन सी जिले में? जिलानी माता का मंदिर कोटपुतली बहरोड में बना हुआ है, एक सही है। नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव में, राजस्थान के किस जिले में? नागणेची माता आप जानते हैं 18 भुजाओं वाली देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। नगाना गांव बाड़मेर में था, लेकिन अभी ये कहां पर? बालोतरा में हो जाएगा। नागणेची माता का मंदिर जोधपुर की दुर्ग में भी है, राव जोधा ने बनवाया था। बीकानेर में भी है, राव बीका ने बनवाया था। आंगी गेर के लिए कनाना गांव प्रसिद्ध है। आंगी गेर राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? कनाना गांव की, और कनाना गांव कहां पर है? बालोतरा में है। पन्ना शाह तालाब किस जिले में? क्वेश्चन आया हुआ है, झुंझुनू आंसर करते थे, नीम का थाना में इसका आंसर हो जाएगा, एक सही है। अगला कि पंसारों की हवेली है श्री माधोपुर में, तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर कहां है? ये नीम के थाना में है, राइट आंसर एक है। अच्छा, रामनारायण चौधरी जी का संबंध वो कौन सी जिले से? रामनारायण चौधरी जी आपको याद है, जिन्होंने बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगो किसान आंदोलन चित्तौड़ में हुआ था, मेवाड़ रियासत में। बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में सह संस्थापक थे ये। इनका संबंध है नीम का थाना से है।
शिवानंद वर्तमान में कहां पर है? बालोतरा में है। चलिए हो गया था क्वेश्चन। कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? भिनाय की है। कोडामार होली कहां की है? भिनाय की प्रसिद्ध। और भिनाय कहां पर है? केकड़ी में आएगा। अच्छा, तोरावाटी बेसिन और मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में है? शेखावाटी में आती थी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र था ये। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी नीम का थाना। तोरावाटी बोली भी है, याद रखना। तोरावाटी बेसिन भी है। ओके, लोहारगल की चोटी और बाबाई की चोटी राजस्थान के कौन सी जिले में आती है? लोहारगल एक धार्मिक तीर्थ स्थल भी है और ये नीम के थाने में है। अच्छा, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू का जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं भी बताओ? राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलौद क्यों कहते हैं? ये कहां पर आता है? ये बालोतरा में आता है, याद रखना है। कहां पर आएगा? ये बालोतरा में आएगा। बाप झील और फलोदी झील जो खारे पानी की झील है कहां पर है? तो फलोदी में है। बापरन, बाप झील, फलोदी झील दोनों ही कहां पर है? फलोदी में है। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला पार्क है तो वर्तमान में किस जिले में? ये फलोदी। चलो ये किसी रिपीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए हो गया है। संत पीपाजी की गुफाएं टोडा रायसी में किस जिले में? देखो, संत पीपाजी के दो क्वेश्चन बदल गए आपके। छत्तीस तो गागरोन में थी, वो गागरोन में ही है। एक तो समदड़ी जो कि बाड़मेर में था, जहां पर मंदिर है, अभी ये हो गया बालोतरा। टोडा जो पहले टोंक में था, ठीक है, अभी टोडा हो गया आपका केकड़ी में हो गया है। सरवाड़ का दुर्ग है वो राजस्थान में कहां पर है? सरवाड़ का दुर्ग बना हुआ है केकड़ी में, तो बी सही है। अच्छा, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? लटियाल माता का मंदिर है वो फलोदी में बना हुआ है, सी सही है। बिसलपुर बांध है टोडा रायसी में किस जिले में? तो बिसलपुर का बांध आप जानते हैं टोंक में था, अभी कहां पर हो गया? केकड़ी में हो गया है। और मेहाजी मांगलिया जी का मंदिर कहां है? बापड़ी गांव, आपको याद है, जो कि जोधपुर में था। बापड़ी गांव जो है अभी कहां पर आएगा? फलोदी में आएगा। अभी राजस्थान का कौन सा जिला है जो चटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चटाई और टोकरी